एक रहस्यमयी वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। इस वायरस से संक्रमित लोग खून के प्यासे और बेहद क्रूर हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे सिर्फ हिंसक ही नहीं होते, बल्कि काफी तेज और फुर्तीले भी रहते हैं और उनमें थोड़ी बहुत समझ भी बची रहती है। ऐसे भयानक जीवों के सामने अब पूरी मानव सभ्यता के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। कहानी की मुख्य किरदार रॉरी है, जो एक बेहद बदकिस्मत महिला है। वायरस फैलने के कुछ ही समय बाद उसका पति इस जम्बी वायरस से संक्रमित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह अपने ही बच्चे को भी काट लेता है। मजबूरी में रॉरी को अपने जीवन के सबसे प्यारे 2 लोगों को अपने ही हाथों से खत्म करना पड़ता है। समय बीतता है और देखते देखते 4 साल गुजर जाते हैं। अब दुनिया में बचे हुए इंसान बहुत कम रह गए हैं। इसी बीच पहले के ताकतवर और अमीर लोग मिलकर एक संगठन बनाते हैं, जिसका नाम होता है GMT। वे दावा करते हैं कि उनका मकसद मानव सभ्यता को फिर से बसाना है। इसी बहाने वे जगह जगह बचे हुए लोगों को अपने संगठन में शामिल होने के लिए बुलाते हैं और बदले में उन्हें हथियारों से सुरक्षा देने का वादा करते हैं। लेकिन यह सुरक्षा मुफ्त नहीं होती। जो भी इस संगठन में शामिल होता है, उसे GMT के हर आदेश का बिना सवाल किए पालन करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी आजादी और आत्मा तक बेचनी पड़ती है। कुछ समय बाद कुछ बचे हुए लोग इस सच्चाई को समझ जाते हैं और संगठन से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन GMT ऐसा होने नहीं देता। जो भी संगठन छोड़ने की कोशिश करता है, उसके पीछे तुरंत शिकारी भेज दिए जाते हैं। नाम के लिए कहा जाता है कि उन्हें दयालु न्याय दिया जाएगा, लेकिन असल में यह सिर्फ एक ठंडी और खूनी सफाई होती है। लोग कहते हैं कि समय हर दर्द को कम कर देता है, लेकिन रॉरी के लिए ऐसा नहीं हुआ। इन 4 सालों में भी वह हमेशा अपराध बोध में जीती रही। उसे हमेशा लगता है कि वह अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकी। अगर उसके साथ उसका दोस्त गोंगोंग न होता तो शायद वह बहुत पहले ही अपनी बेटी के पास चली जाती। एक दिन रॉरी अकेले नदी के किनारे जाती है। वहाँ का जाना पहचाना नजारा उसे फिर से अपनी बेटी की याद दिला देता है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है, लेकिन जब वह आंखें खोलती है तो बेटी की परछाई गायब हो चुकी होती है। उस क्षण रॉरी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी बंदूक उठाती है और ट्रिगर दबाने ही वाली होती है। तभी अचानक एक तेज और साफ घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई देती है। रॉरी मुड़कर देखती है तो नदी के किनारे एक मजबूत और सुंदर घोड़ा खड़ा होता है। उसकी नजर तुरंत घोड़े की पीठ पर बने GMT के निशान पर पड़ती है। पास ही जमीन पर एक घायल और बेहोश आदमी भी पड़ा होता है। यह दृश्य देखकर रॉरी के दिल में बेचैनी और डर पैदा हो जाता है। वह जानती है कि GMT संगठन से जुड़ी कोई भी चीज मुसीबत ला सकती है, इसलिए वह पहले तो इस मामले से दूर रहने का सोचती है। लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी के बैग पर लगे ड्रैगन फ्लाई व्याध पतंग के छोटे से लटकन पर जाती है। उसकी बेटी को भी जिंदगी में ड्रैगन फ्लाई बहुत पसंद थी। रॉरी कुछ देर तक सोचती रहती है कि उसे इस आदमी की मदद करनी चाहिए या नहीं। तभी वह घोड़ा अचानक उसके पास आ जाता है और उसकी आंखों में जैसे मदद की गुहार दिखाई देती है। आखिरकार रॉरी उस घायल आदमी की मदद करने का फैसला कर लेती है। उधर उसी समय जंगल में शिकार कर रहा गोंगोंग अचानक 3 GMT शिकारियों को देख लेता है। यह जगह GMT के कैंप से काफी दूर थी, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। इधर रॉरी उस घायल आदमी को खींचकर अपने अस्तबल तक ले आती है। सुरक्षा के लिए वह घर का मुख्य दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देती है। इसके बाद वह उस आदमी का बैग खोलकर देखने लगती है। बैग के अंदर कुछ अजीब सी दवाइयों की बोतलें होती हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज होती है GMT द्वारा बनाई गई एंटीवायरस सीरम की एक शीशी। रॉरी ने पहले सुना था कि यह सीरम बहुत ही कीमती होता है। अगर किसी इंसान को जम्बी काट ले, लेकिन वह अभी पूरी तरह संक्रमित न हुआ हो, तो यह सीरम उसे ठीक कर सकता है, लेकिन इसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तक कि GMT के अंदर भी यह दवा सिर्फ बड़े और ताकतवर अधिकारियों को ही मिलती है। कुछ देर बाद जब गोंगोंग शिकार से वापस आता है तो वह रॉरी को सावधान रहने के लिए कहता है। वह बताता है कि आसपास GMT के शिकारी दिखाई दिए हैं और यह लोग यहाँ जरूर किसी खास मकसद से आए होंगे। शायद वे लोगों को पकड़कर संगठन में जबरन भर्ती करना चाहते हैं। लेकिन रॉरी का ध्यान कहीं और ही होता है। काफी देर चुप रहने के बाद वह आखिरकार घायल आदमी के बारे में गोंगोंग को बता देती है। वह आदमी देखने में कोई बड़ा अधिकारी नहीं लगता, लेकिन उसके पास इतना कीमती एंटीवायरस सीरम है। यह सुनते ही दोनों को समझ आ जाता है कि उन शिकारियों का असली निशाना कौन है। साफ है कि यह आदमी GMT से वायरस सीरम चुरा कर भागा है। यह बात सुनकर गोंगोंग गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि इस आदमी को बचाकर रॉरी ने अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत बुला ली है। रॉरी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसीलिए वह फैसला करती है कि सुबह होते ही वह उस आदमी को यहाँ से भगा देगी। घोड़ा पास ही खड़ा दोनों की बातचीत सुन रहा था। वह बार बार अपना सिर हिलाने लगा, जैसे उनसे अपने मालिक की जान बचाने की गुहार कर रहा हो। लेकिन ऑटो ने कोई दया नहीं दिखाई और दृढ़ता से अस्तबल से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने रॉरी को याद दिलाया कि दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दे, क्योंकि रात का समय ज़म्बियों के सबसे ज्यादा सक्रिय होने का होता है। थोड़ी सी बहस जरूर हुई थी,
लेकिन ऑटो ने हमेशा की तरह रात का खाना तैयार किया। अब जंगल में शिकार मिलना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। वह पूरा दिन जंगल में घूमता रहा, लेकिन सिर्फ 2 जंगली खरगोश ही पकड़ पाया। फिर भी रॉरी को खाने की कीमत का एहसास नहीं हुआ। उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। वह बिना कुछ खाए ही उठी और सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने अपनी बेटी की सबसे पसंदीदा गुड़िया को सीने से लगा लिया। फिर उसे अपनी बेटी के साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगे। यादों में खोते खोते कब आधी रात हो गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार वह उठी और अकेले ही अस्तबल की तरफ चली गई। वह देखना चाहती थी कि घायल आदमी की हालत कैसी है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची उसने देखा कि वह आदमी पहले ही होश में आ चुका था। वह अचानक तेजी से उसकी ओर आया और इशारे से उसे चुप रहने को कहा। असल में अस्तबल के बाहर एक संक्रमित जंबी घूम रहा था। दोनों ने सोचा कि चुपचाप इंतजार करते हैं, शायद वह खुद ही चला जाएगा। लेकिन तभी घोड़ा डर के मारे जोर जोर से हिनहिनाने लगा। आवाज सुनते ही जंबी सीधे दरवाजे की तरफ झपट पड़ा। अच्छी बात यह थी कि वह आदमी बहुत तेज था। उसने तुरंत दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया ताकि जंबी अंदर न घुस सके। रॉरी उसकी मदद करने आगे बढ़ी, लेकिन तभी जंबी ने उसका गला पकड़ लिया। हालत बेहद खतरनाक हो गई थी। उसी वक्त उस आदमी ने पास पड़ी लंबी बंदूक उठाई और तुरंत ट्रिगर दबा दिया। कुछ ही पल बाद उन्होंने देखा कि जंबी वहां से भाग चुका है। खतरा टलते ही उस आदमी ने घबराकर सबसे पहले अपने बैग के बारे में पूछा। रॉरी उसे लेकर घर के अंदर लिविंग रूम में गई। जब उसने देखा कि एंटीवायरस सीरम अभी भी बैग में सुरक्षित है तो उसने राहत की लंबी सांस ली। उस आदमी का नाम नोआ था। वह जीएमटी संगठन का सदस्य नहीं था। असल में उसके बेटे को जंबी ने काट लिया था। अपने बेटे को बचाने के लिए वह जीएमटी के बेस में शामिल होने का नाटक करके अंदर घुसा और मौका मिलते ही वह यह कीमती सीरम चुरा लाया। भले ही उसका तरीका गलत था, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने का यही एक रास्ता था, क्योंकि जीएमटी के स्वार्थी लोग कभी भी इतना कीमती सीरम किसी आम इंसान को नहीं देते। नोआ की कहानी सुनकर रॉरी के दिल को गहरा झटका लगा। उसे अपनी बेटी की याद आ गई। अगर उस समय उसकी बेटी को भी यह सीरम मिल जाता तो शायद आज उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। नोआ ने जल्दी जल्दी अपने घाव की पट्टी करवाई और तुरंत निकलने की जिद करने लगा। उसके बेटे को जंबी के काटे हुए 2 दिन हो चुके थे। अगर वह जल्दी नहीं पहुंचा तो उसका बेटा पूरी तरह संक्रमित हो जाएगा। लेकिन रॉरी ने समझदारी दिखाते हुए उसे रोक लिया। उसने कहा कि रात में बाहर निकलना आत्महत्या करने जैसा है, क्योंकि यह समय ज़ॉम्बियों का होता है। अगर वह अभी गया तो शायद कभी अपने बेटे से मिल भी नहीं पाएगा। आखिरकार नोआ मान गया और सुबह होने तक रुकने का फैसला किया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी समय जीएमटी के शिकारी पहले ही इस घर का पता लगा चुके थे। अगली सुबह जल्दी ही चौकन्ने गोंग ने लिविंग रूम में नोआ को देख लिया। रॉरी तुरंत दौड़कर आई और पूरी बात समझा दी। ऑटो कोई बेरहम इंसान नहीं था। उसने सब सुनने के बाद बस इतना कहा कि नोआ को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। नोआ ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन अचानक उसका शरीर कमजोर पड़ गया और वह वहीं गिर पड़ा। ऑटो ने पिछली रात ही उसके घाव को ध्यान से देखा था। उसे अंदाजा हो गया था कि खून का थक्का बनकर उसकी सांस की नली पर दबाव डाल रहा है। अब उसे ठीक करने का एक ही तरीका था, उसकी छाती के पास छोटा सा चीरा लगाना। ऑटो ने सुई लगाई और इलाज शुरू किया। कुछ ही देर बाद नोआ की हालत पहले से बेहतर हो गई, लेकिन अभी तुरंत उसे सफर पर भेजना सही नहीं था। यह देखकर रॉरी बेचैन हो गई। उसे डर था कि कहीं देर होने से नोआ के बेटे को बचाने का मौका न चला जाए। असल में रॉरी अपने दिल में अपनी बेटी को न बचा पाने का जो दर्द था, वही अब उस छोटे लड़के को बचाकर मिटाना चाहती थी। ऑटो ने उसकी आंखों में यह भावना साफ पढ़ ली। उसने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम सच में उस बच्चे को बचाना चाहती हो तो जाओ, शायद यही तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद है। तभी अचानक तेज अलार्म की आवाज गूंजने लगी। पता चला कि जीएमटी के शिकारी वहां पहुंच चुके हैं। ऑटो ने तुरंत फैसला लिया। उसने नोआ को झकझोर कर जगाया और रॉरी से कहा कि वह उसे लेकर घोड़े पर बैठकर तुरंत यहाँ से भाग जाए। वह खुद यहीं रुककर उन शिकारियों को रोकने वाला था। जल्दी जल्दी विदा लेने के बाद ऑटो ने अपने सारे हथियार पहन लिए। फिर वह निडर होकर घर से बाहर निकला और उन लोगों को बताया कि यह उसकी निजी जमीन है। लेकिन सामने खड़े शिकारियों का नेता ठंडे स्वर में बोला कि दुनिया के खत्म होने के बाद जीएमटी ने ऐलान कर दिया था कि अब सारी संपत्ति संगठन की मानी जाएगी, क्योंकि उनके अनुसार वही लोग दुनिया में व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। अतिथि ऑटो का असली मकसद सिर्फ समय बिताना था, ताकि रॉरी और नोआ को भागने का मौका मिल सके। इसलिए वह जानबूझकर उन शिकारियों से बहस करता रहा। लेकिन उन शिकारियों ने भी चाल चल रखी थी। उन्होंने चुपके से अपने एक आदमी को घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ भेज दिया। उधर रॉरी और नोआ भागने की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्हें अचानक किसी के पास आने का एहसास हुआ। नोआ तुरंत दरवाजे के पीछे छिप गया और जैसे ही वह शिकारी अंदर आया, उसने पीछे से उस पर जोरदार वार कर दिया। इससे पहले कि वह आदमी गोली चला पाता, नोआ ने पहले ही ट्रिगर दबा दिया। यही गोली दोनों पक्षों के बीच लड़ाई की शुरुआत बन गई। लेकिन दुर्भाग्य से ऑटो ने मौका मिलने के बावजूद सामने खड़े नेता को नहीं मार पाया। इसके कारण वह खुद मुश्किल में फंस गया। आखिरकार अकेला होने के कारण वह चारों तरफ से घिर गया और शिकारियों की गोलियों से जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उसकी इस कुर्बानी की वजह से रॉरी और नोआ को भागने का पूरा मौका मिल गया। जब एक महिला शिकारी ने देखा कि उनका नेता एक बूढ़े आदमी को इतनी बेरहमी से मार रहा है, तब उसे पहली बार जीएमटी की असली सच्चाई समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि यह कोई महान संगठन
नहीं बल्कि बचे हुए लोगों का शोषण करने वाला एक अपराधी गिरोह है, इसलिए उसने तुरंत इस पीछा करने वाले मिशन से अलग होने का फैसला कर लिया। यह सुनकर शिकारियों का नेता गुस्से से कांप उठा, लेकिन पुराने साथी होने की वजह से उसने नियम के अनुसार उसे मारने की बजाय सिर्फ गुस्से में बड़बड़ाते हुए नोआ का पीछा जारी रखा। दूसरी तरफ रॉरी और नोआ एक जंगल के किनारे पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता घोड़े के लिए सही नहीं था। नोआ ने फैसला किया कि अब दोनों को अलग हो जाना चाहिए, लेकिन रॉरी ने देखा कि नोआ अभी भी घायल है, इसलिए उसने कहा कि वह उसे उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करेगी। फिर रॉरी ने अपनी मरी हुई बेटी के बारे में बात करना शुरू किया। उसने साफ कहा कि वह नोआ की मदद इसलिए नहीं कर रही बल्कि अपने दिल के अपराध बोध को कम करना चाहती है। आखिरकार नोआ उसकी बात मान गया। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक खास दवा निकाली। उसने बताया कि यह दवा ज़ॉम्बियों की सूंघने की क्षमता को भ्रमित कर सकती है। लेकिन तभी अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। पता चला कि शिकारियों का नेता उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया है। नोआ तुरंत रॉरी को लेकर जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन वह शिकारी भी बिना घबराए धीरे धीरे उनका पीछा करता रहा। नोआ समझ गया कि अगर दोनों साथ भागते रहे तो बचना मुश्किल है, इसलिए किसी एक को रुककर उसे रोकना होगा। उसने तुरंत एंटीवायरस सीरम रॉरी को दे दिया और उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह दवा उसके घर तक जरूर पहुंचानी है। पूरा पता अच्छी तरह याद कराने के बाद रॉरी बैग लेकर तेजी से जंगल के अंदर भाग गई। उधर नोआ ने अपनी जेब से एड्रेनालिन का इंजेक्शन निकाला। यह उसकी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल थी। जैसे ही दवा उसके शरीर में फैली, अभी तक कमजोर दिख रहा नोआ अचानक पूरी ताकत से भर गया। अब उसने उस शिकारी नेता के साथ जमकर लड़ाई शुरू कर दी। दोनों के बीच काफी देर तक भीषण मुकाबला चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रात होने लगी और दवा का असर भी खत्म होने वाला था। यह देखकर नोआ ने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने आवाज करके शिकारी को अपने जाल की तरफ खींच लिया और अचानक उस पर पूरी ताकत से झपट पड़ा। पहले हमला करने का फायदा उठाकर नोआ आखिरकार उसे जमीन पर गिराने में सफल हो गया, लेकिन जैसे ही वह उसे गोली मारने वाला था, तभी दूर से जंबियों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। नोआ ने चुपचाप अपनी बंदूक नीचे कर दी। वह चाहता था कि यह क्रूर शिकारी खुद जंबियों के हाथों मरे और वही दर्द महसूस करे जो उसने दूसरों को दिया था। नोआ को अच्छी तरह पता था कि उसकी हालत बहुत खराब है। चोट और दवा के साइड इफेक्ट के कारण वह इस रात को जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को जंबियों के हवाले कर दिया, जो अगले ही पल उस पर टूट पड़े। उधर रॉरी अभी भी जंगल में पूरी ताकत से भाग रही थी। अचानक उसका पैर एक शिकार के फंदे में फंस गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही वह उठकर आगे देखती है, उसके सामने कई जंबी खड़े दिखाई देते हैं। रॉरी तुरंत मुड़कर एक पेड़ के ठूंठ के पीछे छिप जाती है। किसी तरह वह उनसे बच निकलती है, लेकिन भागते भागते अचानक एक और जंबी उस पर झपट पड़ता है। रॉरी पूरी ताकत से संघर्ष करती है और आखिरकार उसे मार गिराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि रॉरी की बांह को जंबी ने काट लिया है। अब उसके बैग में रखा एंटीवायरस सीरम ही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था, लेकिन उसके सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या वह यह सीरम खुद को लगाकर अपनी जान बचाए या फिर इसे नोआ के बेटे तक पहुंचाए, जिसकी जान इसी पर टिकी हुई है। इसी उलझन में अचानक उसे अपनी बेटी की परछाई दिखाई देती है, जैसे उसकी बेटी उसे दूर से देख रही हो। उसी पल रॉरी के दिल में फैसला साफ हो जाता है। तभी अचानक उसके आसपास कुछ जंबी आ जाते हैं। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि रॉरी भी जल्द ही उनकी तरह संक्रमित होने वाली है, या फिर नोआ की दी हुई दवा ने उनकी सूंघने की क्षमता को भ्रमित कर दिया था। हैरानी की बात यह थी कि उन जंबियों ने उस पर हमला नहीं किया। रॉरी ने जरा भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। वह धीरे धीरे सांस रोककर कदम बढ़ाते हुए वहां से दूर जाने लगी। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार सुबह हो गई और रॉरी उस घने जंगल से बाहर निकल आई। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसकी नजर दूर मैदान में खड़े एक घर पर पड़ी। वही नोआ का घर था। रॉरी ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल बाद एक बूढ़ी औरत बंदूक लिए बाहर आई। जैसे ही उसने नोआ का बैग देखा, वह तुरंत समझ गई कि यह उसके बेटे का है। उसने घबराकर पूछा कि नोआ कहाँ है, लेकिन रॉरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप मुड़ी और वहां से चल दी। बूढ़ी औरत ने बैग उठाया और जैसे ही उसे खोला, उसकी नजर अंदर रखे एंटीवायरस सीरम पर पड़ी। उसका बेटा भले ही अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसी चीज छोड़ गया था जो किसी और की जिंदगी बचा सकती थी। उधर रॉरी अकेली नदी के किनारे पहुंचती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बेटी दूर खड़ी उसे मुस्कुराकर देख रही हो। उस पल रॉरी को लगता है कि उसने सही फैसला लिया। अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिनों में उसने एक और मासूम जिंदगी को बचा लिया था, जो अभी आगे बढ़ने वाली थी। यही थी फिल्म फॉरगिव अस की पूरी कहानी। असल में यह फिल्म एक माँ की आत्म मुक्ति और प्रायश्चित की कहानी है। इतनी मुश्किल और खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी रॉरी ने अपने दर्द से ऊपर उठकर किसी और की जिंदगी बचाने का फैसला किया। शायद यही वजह है कि इंसानियत और सभ्यता आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और आखिर में मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप रॉरी की जगह होते तो क्या आप खुद को बचाते या फिर किसी अनजान इंसान की जान बचाने का फैसला करते? अपना जवाब जरूर कमेंट में लिखकर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।